युद्ध के बीच वॉशिंगटन में हलचल काफी तेज हो गई है। ट्रंप ने आर्मी चीफ के बाद नेवी सेक्रेटरी को बर्खास्त कर दिया है। अमेरिकी नौसेना सेक्रेटरी जॉन फेलिन को अपना पद को तुरंत छोड़ने के लिए कहा गया। 1 महीने पहले अमेरिका ने अपने आर्मी चीफ को हटाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महायुद्ध से जुड़ी हुई वॉशिंगटन में हलचल काफी तेज हो गई है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेवी सेक्रेटरी बर्खास्त कर दिए गए। तो देखिए, सीज फायर बढ़ गया है, लेकिन क्या ये शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? अमेरिका ने ईरान को वक्त तो दे दिया, लेकिन दबाव अब भी बरकरार है। अगर ये बातचीत फेल हुई और एक बार फिर युद्ध भड़का तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, भारत तक इसकी आंच पहुंचेगी। तेल से लेकर ट्रेड, सुरक्षा से लेकर रणनीति तक सब कुछ दांव पर होगा। अगर जंग दोबारा भड़की तो क्या होगा? क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है? पश्चिम एशिया में युद्ध के घातक परिणाम। सीज फायर का बढ़ना पहली नजर में राहत की खबर लगती है, लेकिन असल कहानी इसके पीछे छिपे तनाव की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी ब्रेक है। ईरान पर दबाव जारी है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को खुश नहीं करता तो ये सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में यह पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है और इस आग का असर कई देशों को झुलसा सकता है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले हमें पश्चिम एशिया के भूगोल को समझना होगा। पश्चिम एशिया एशिया महाद्वीप का वो अहम हिस्सा है जिसे आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहा जाता है और जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। ये क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक रणनीतिक पुल की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ की हर हलचल वैश्विक असर पैदा करती है। भौगोलिक रूप से ये इलाका भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की और यूएई जैसे बड़े देश इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और अगर यहाँ दोबारा युद्ध भड़कता है तो सबसे बड़ा झटका ऊर्जा सेक्टर को लगेगा और इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 30% हिस्सा देता है और यही वजह है कि यहाँ की हर हलचल सीधे ग्लोबल मार्केट को हिला देती है। भारत अपनी करीब 85% तेल जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, जिसमें से 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इस क्षेत्र से आती है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है। बातचीत भी थी, फिर भी डील आखिर क्यों नहीं हुई? इस्लामाबाद में शांति की कोशिश क्यों फेल हो गई? एक तरफ ट्रंप का दबाव, दूसरी तरफ ईरान का विरोध। नाकाबंदी और जहाज कब्जे ने कैसे बिगाड़ा पूरा खेल? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
क्यों फेल हुई ईरान अमेरिका की बातचीत? क्यों फिर शुरू हुई ईरान अमेरिका में हॉट टॉक? दुनिया के लिए घड़ी अनिश्चितता से भरी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इसलिए फेल हुई क्योंकि जमीन पर हो रही कार्रवाइयों ने कूटनीति को कमजोर कर दिया। चंद घंटों पहले अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ईरान के खिलाफ हॉर्मुज के आसपास नाकाबंदी जारी रखी, जिससे ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ। ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा यह युद्ध अपराध है। यही नहीं, 19 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास ईरानी कार्गो जहाज टोस्का को कब्जे में ले लिया, जिसे तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। इन दोनों घटनाओं ने भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के टूट गई और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस तनाव को ईरान की चेतावनी से समझ के ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने साफ कहा है, अगर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो जवाब पहले से तय ठिकानों पर पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान की फौज लंबे समय से पूरी तरह तैयार है और ट्रिगर पर है। बच्चों का कत्ल करने वाले ज़ायोनिस्ट शासन को पहले से भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा। यही नहीं, सीज फायर के इस दौर में ईरान किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। सीज फायर के इस दौर में ईरान अपने इरादे और ताकत दोनों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर पर हजारों लोगों के बीच खुर्रम शहर 4 मिसाइल को सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया, जो ईरान की लंबी दूरी की मारक क्षमता का सिंबल मानी जाती है। इसके साथ ही फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च पोजीशन में लाकर ताकत का संदेश दिया गया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब सीज फायर की समय सीमा खत्म होने वाली थी। सड़कों पर ईरानी लड़ाकों की रैली और हथियारों का प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि किसी भी संभावित टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। को गन बोट से दहलाकर कब्जा कर लिया। इसके साथ ईरान का अगला टारगेट खाड़ी देशों का डिजिटल नेटवर्क बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया पर्शियन गल्फ की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के अंदर बिछी इंटरनेट केबल को ईरान निशाना बनाने की तैयारी में है। इधर अमेरिका इजरायल ने रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल वहीदी की सबसे बड़ा टारगेट उसे बनाया है। क्या है ये खबर, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ईरान में ट्रंप का युद्ध जिस कमांडर से है, उसका चेहरा सामने आ गया है। नेतन्याहू को ईरान में जिस जनरल से निपटना है, उसका पता लग गया है। ईरान का वॉर कमांडर उस धुरंधर का भी बॉस है, जिसके लिए खूंखार कुद्स लड़ा के मर मिटते हैं। ये नाम है मेजर जनरल अहमद वहीदी। उनका ओहदा ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बॉस का है। वो अमेरिका इजराइल युद्ध के वॉर कमांडर के तौर पर कुख्यात हो गए हैं, जिसने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रखी है, जिसने नेतन्याहू की टेंशन दोगुनी कर दी है, जिसने खाड़ी देशों की वजीहत कर डाली है, जिसने अमेरिका से समझौता नहीं युद्ध को चुना। ये वही कमांडर है, ईरान का सुपर लड़ाका अहमद वहीदी। इसी के इशारे पर यह युद्ध दोबारा शुरू हुआ है। कमांडर वहीदी ने इस्लामाबाद में जनरल मुनीर को राह ताकने पर मजबूर कर दिया। कमांडर वहीदी ने ट्रंप को सीज फायर बढ़ाने के लिए बेबस किया है। कमांडर वहीदी तय कर रहे हैं कि जंग कहां तक की जाएगी। उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को खदेड़ भगाने तक हमला होगा। वहीदी ने ऐलान किया है
कि हॉर्मुज में जो आए उसे तबाह करना है। ट्रंप के नए डील ऑफर के बाद भी कमांडर वहीदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इस वजह से हॉर्मुज तेल गलियारे में ईरान ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के मुताबिक 22 अप्रैल को हॉर्मुज में ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान ने ओमान तट पर एक जहाज को गनबोट से धुआं कर दिया। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हॉर्मुज से ट्रंप नाकाबंदी हटाएं, ईरान की बनाई शर्तों पर हामी भरें, फिर ईरान समझौते पर सोचेगा। अगर इस बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो फिर बदला किस तरह से लिया जाएगा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای مکرر رئیس جمهور امریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست این کشور با تأکید بر آمادگی کامل هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज में ईरान पूरी तरह से हावी है। ईरान के लड़ाकों ने हॉर्मुज में जिन 2 जहाजों को जब्त किया उसकी डिटेल भी रिलीज की है, साथ ही इनको कब्जे में लेने की एनिमेशन फिल्म भी दिखाई है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बताया कि MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोनिंडास नाम के 2 जहाजों को पकड़ा गया क्योंकि इन जहाजों ने बिना जरूरी परमिट के हॉर्मुज में घुसकर सिक्योरिटी ब्रीच की है। ईरान ने आरोप लगाया कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं ओमान से 15 नॉटिकल मील दूर उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज को ईरान ने गनबोट से दहला दिया। यानी लड़ाई फिर से छिड़ गई है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के दूत अमित सईद इरावनी ने धमकी दी कि जब तक ट्रंप के जंगी जहाज ईरान के करीब मंडराते रहेंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा। Will it start again? We hope so. We don't know. We are ready for that. It depends on the United States. If they broke the blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि उनके ब्लॉकेड से ईरान आर्थिक से टूट रहा है और हॉर्मुज स्ट्रीट बंद होने से हर दिन $500 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं ईरान ने दावों को खारिज करते हुए 2 के बदले 3 जहाज कब्जे में ले लिए। इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके लगाए ब्लॉकेड से ईरान कंगाल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान आर्थिक रूप से ढह चुका है। ईरान इसीलिए डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर ईरान ने 2 के बदले 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के ये 2 जहाज कब्जे में ले रखे हैं। एक है तोस्का और दूसरा MT तिफानी। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल के लिए पूरी तरह बैन है। मतलब ईरान और ओमान के बीच 167 किलोमीटर लंबा 40 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज तेल गलियारा युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। कमांडर वहीदी का प्लान ट्रंप को हॉर्मुज फ्रंट पर फंसाए रखना है, जिससे से ज्यादा समय का इस्तेमाल हथियारों को जुटाने में किया जाए। तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने यह जता दिया कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। इस बीच सीज फायर एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे भी अमेरिका की दलील सामने आई है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ट्रंप ने ईरान में अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IRGC के बड़े कमांडरों की मिलिट्री काउंसिल सब कंट्रोल कर रही है। खामनेई ऊपर जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंच के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त IRGC और उसकी मिलिट्री काउंसिल पर निर्भर है। सवाल ऐसे में ये है, क्या फैसले IRGC या जनरल अहमद वहीदी ले रहे हैं? कालीबाफ से लेकर अराकची तक सब सीज फायर पर वही रुख आगे कर रहे हैं,
जो वाया IRGC उन तक पहुंच रहा है। जनरल वाहिदी का दबदबा ईरान में आज से नहीं है, वो अली खामनेई के भरोसेमंद हैं। उन्हें कमांडर सुलेमानी का खास कहा जाता है। ईरान के इस वॉर कमांडर ने बड़ी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। जनरल वाहिदी इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान के गृह मंत्री थे। महमूद अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान वाहिदी रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। जनरल अहमद वाहिदी पहले कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। वो भी कासिम सुलेमानी की इस एलिट यूनिट के कमान संभालने के पहले की बात है। अर्जेंटीना में 1994 में हुए AMIA बम धमाके के मामले में भी इंटरपोल ने वाहिदी को वांटेड करार दिया था। जनरल वाहिदी की सोच सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मेल खाती है। वाहिदी अमेरिका और इजराइल से समझौते के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। हॉर्मुज पर उनकी बनाई शर्तें ये बता रही है कि ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक बिल तैयार किया है। संसद से मुहर लगने के बाद ईरान कानूनन तरीके से हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकेगा। ईरान के नए बिल से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और उसके करीबी देशों को होगा, जिसमें ग्रीस, UAE, सोमालीलैंड भी शामिल है। मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें हॉर्मुज को अपना हिस्सा बताया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन देशों ने जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है उनके जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देश को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी होगी। जब इजराइल पर संकट आएगा तो अमेरिका कहां चुप रहेगा। जाहिर है ट्रंप युद्ध से दूर नहीं रह सकते। कम से कम जनरल वाहिदी के वॉर कमांडर रहते अमेरिका इजराइल को बराबर टक्कर मिलने की गारंटी दी गई है। ईरान बातचीत में शामिल नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहरा दिया है कि इजराइल सभी मोर्चों पर तब तक युद्ध करेगा जब तक दुश्मन सरेंडर न कर दे। वहीं लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडर को ढेर करने का दावा किया। इजराइल के इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने पलटवार की धमकी दी है। क्या है ये स्पेशल रिपोर्ट, आप भी देखिए। जंग नहीं रुकेगी। नेतन्याहू ने अपने मिशन का विस्तार कर दिया है। नेतन्याहू तब भी नहीं रुके थे जब लेबनान में सीज फायर का ऐलान किया गया। अब वो ईरान के खिलाफ भी सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। לציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה. אבל העולם כבר מכיר. नेतन्याहू की चाल ढाल सब बदल गई है। वो जश्न के कार्यक्रम में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंच रहे हैं। ये नेतन्याहू के अंदर का डर है या युद्ध का नया संकल्प? लेबनान की जमीन आग से धधक रही है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके मारे जा रहे हैं और साउथ लेबनान में इजराइल ने बफर जोन बना दिया है। 40 दिन बाद ट्रंप महायुद्ध और सीज फायर के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू का इरादा एकदम क्लियर है। कामयाबी लेकिन अब भी कोसों दूर है।